और ये सिर्फ भारत के लिए नहीं, अमेरिका और चाइना, जैसा मैंने आपसे कहा, इन दो देशों के लिए भी खतरे की घंटी है। अलार्मिंग स्टेज सुनाई दे रही है घंटी, लेकिन ये सिर्फ इंसानों को हलाक करने की लड़ाई नहीं है। मैं आपको अलर्ट करना चाहता हूँ, पूरी दुनिया इस समय अलर्ट के मोड पर है और पूरी दुनिया इस समय विश्व युद्ध के कगार पर खड़ी है। लेकिन जब चौथा विश्व युद्ध होगा तो वो पत्थरों से लड़ा जाएगा। किससे? पत्थरों से, रॉक्स। वो इसलिए लड़ा जाएगा क्योंकि तीसरे विश्व युद्ध के बाद महाविनाश, कुछ भी नहीं बचेगा। ये पृथ्वी अपने धरातल पर रहने वालों के ही खतरों से जूझ रही है। किसी बाहरी एलियंस की हमें जरूरत नहीं महसूस हो सकती इस समय। आतंकवादियों ने पनाह लेनी शुरू की एक दूसरे के देश में और फिर दूसरे देश में उन्हीं आतंकवादियों का इस्तेमाल करके हमला किया गया। नमस्ते दोस्तों, ईरान और इजराइल दोनों देश आमने सामने, और कहीं ना कहीं ये चीज़ें जिस तरह से अब एक युद्ध का रूप ले चुकी हैं, ऐसा नहीं लग रहा कि आपके और हमारे मन में कुछ सवाल उमड़ घुमड़ कर रहे हैं। वो सवाल बहुत अहम है, सिर्फ इसलिए नहीं कि दो देश लड़ रहे हैं, बल्कि ये तीसरे विश्व युद्ध की आहट भी हो सकती है। एक दस्तक जो सुनाई दे रही है न केवल भारत को, न केवल ईरान को, न केवल इजराइल को, बल्कि अमेरिका और चाइना जैसे दो बड़े धुरंधर देशों को। आप और हम एक शांति प्रिय देश के नागरिक हैं, लेकिन निश्चित रूप से दुनिया में क्या घट रहा है वो हमें नज़र रखनी होगी। अभी जिस तरह से हालात बने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच, किस तरह से टकराव हुआ, किस तरह से मिसाइल चली, किस तरह से बैलिस्टिक एक दूसरे पर वार हुए, और परमाणु युद्ध के कगार पर भी ये युद्ध जा सकता था, क्योंकि पाकिस्तान भी परमाणु राष्ट्र है, परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है। और भारत पहले से ही अपनी रक्षा के लिए, निश्चित रूप से हम पहले हमला कभी नहीं करते, लेकिन अपनी रक्षा का हक हमें है। और आज इजराइल और ईरान दोनों देश कहीं ना कहीं एक दूसरे के आमने सामने इसी बात को केंद्र में रखकर आए हैं। ये तय है कि एक राष्ट्र परमाणु शक्ति संपन्न है, जिसको हम इजराइल के रूप में देख रहे हैं, दूसरा राष्ट्र जो परमाणु शक्ति बनना चाहता है। और आज टकराव का विषय सबसे बड़ा यही है। कुछ लोग कह सकते हैं, आप में से भी बहुत सारे लोग कह सकते हैं, मैं भी अगर एक विचारधारा की बात करूं तो कुछ लोग कह सकते हैं ये दो धर्मों के बीच की लड़ाई है, दो मजहबों के बीच की लड़ाई है। लेकिन ये दो विचारधाराओं की भी लड़ाई है। और साथ ही साथ इसमें यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ये परमाणु शक्ति बनने की भी लड़ाई है। और ये सिर्फ भारत के लिए नहीं, अमेरिका और चाइना, जैसा मैंने आपसे कहा, इन दो देशों के लिए भी खतरे की घंटी है। अलार्मिंग स्टेज सुनाई दे रही है घंटी, और आप और हम लग रहा है कि सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइल्स का शोर है, कुछ ड्रोन्स छोड़ रहे हैं, एक दूसरे पर अटैक चल रहा है। कभी इजराइल बम बरसा देता है, कभी हवाई अड्डे तबाह कर दिए जाते हैं, कभी एक दूसरे के नागरिक मार दिए जाते हैं, और कभी कभी सेना अधिकारी भी मारे जा रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ इंसानों को हलाक करने की लड़ाई नहीं है। मैं आपको अलर्ट करना चाहता हूँ, पूरी दुनिया इस समय अलर्ट के मोड पर है और पूरी दुनिया इस समय विश्व युद्ध के कगार पर खड़ी है। कभी पत्रकारों ने पूछा था एक बहुत ही मशहूर वैज्ञानिक से कि दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध होगा तो कैसा होगा, क्योंकि जब पहला विश्व युद्ध लड़ा गया तो वो तोपों से लड़ा गया था, राइफल से लड़ा गया था, बंदूकों से लड़ा गया था, आमने सामने की लड़ाई थी। दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो वो कैसे लड़ा गया था? वो बॉम्बर्स से लड़ा गया था, प्लेन्स, बॉम्बर्स, अटैक, एक दूसरे पर बहुत सारी चीज़ें हुई थी। तो पत्रकारों ने पूछा कि तीसरा विश्व युद्ध कैसे होगा, उन साइंटिस्ट से पूछा, तो वो हंसे। उन्होंने कहा तीसरा विश्व युद्ध का मुझे पता नहीं है दोस्तों, लेकिन जब चौथा विश्व युद्ध होगा तो वो पत्थरों से लड़ा जाएगा। किससे? पत्थरों से, रॉक्स। वो इसलिए लड़ा जाएगा क्योंकि तीसरे विश्व युद्ध के बाद महाविनाश होगा, कुछ भी नहीं बचेगा। कोई भारत, कोई पाकिस्तान, कोई इजराइल, कोई ईरान, कोई उत्तर कोरिया, कोई रशिया, कोई यूक्रेन, कोई चाइना, कोई अमेरिका, कुछ नहीं, सब तबाह, नीलबटा, सन्नाटा। आप चाहते हैं ऐसा दौर आए? नहीं चाहते ना। लेकिन दुनिया की कुछ ताकतें हैं जो चाहती हैं कि महाविनाश की ओर ये दुनिया बढ़े। ये सृष्टि, ये ब्रह्मांड इस समय एक बहुत बड़े खतरे से जूझ रहा है। ये पृथ्वी अपने धरातल पर रहने वालों के ही खतरों से जूझ रही है। किसी बाहरी एलियंस की हमें ज़रूरत नहीं महसूस हो सकती इस समय। कोई दूसरी शक्ति, कोई दूसरी ग्रह से कोई शक्ति आए, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। इस समय इस ग्रह के लोग, इस पृथ्वी ग्रह के लोग एक दूसरे के भाईचारे को ख़त्म करने में लगे हैं, एक दूसरे के देश को ख़त्म करने में लगे हैं, एक दूसरे की सांसों को ख़त्म करने में लगे हैं। कितने ख़तरनाक वजह है। दूसरी बात,
अगर हिस्ट्री पर जाएं तो आपको ताज्जुब हो सकता है कि ये दोनों देश, ईरान और इजराइल, कभी दोस्त भी थे। सुना है आपने? अभी समय जंग की बातें हो रही हैं, एक दूसरे पर हमले हो रहे हैं, कोई ये सुनना नहीं चाहता कि ये लोग कभी दोस्त भी थे, कभी इनके बीच अच्छे रिश्ते भी थे। वक्त बदला, सत्ता बदली, तख्ता पलट हुए, कू हुए, गृह युद्ध हुए, अलग अलग सरकारें दोनों देशों में आई, अलग अलग विचारधाराएं दोनों देशों में आई। आतंकवादियों ने पनाह लेनी शुरू की एक दूसरे के देश में, और फिर दूसरे देश में उन्हीं आतंकवादियों का इस्तेमाल करके हमला किया गया। आज इजराइल को फ़िलिस्तीन के लिए दोषी माना जाता है। इस्लाम का एक बड़ा वर्ग ये मानता है कि इजराइल इस्लाम विरोधी है, वो यहूदी राष्ट्र है। लेकिन क्या पता है आपको कि यहूदियों पर खुद कितने जुल्म हुए हैं? गैस चैम्बर्स में उनको भर भर के मारा गया, लाखों, 10, 20, 30, 40, 50, 60 लाख यहूदियों को मारा गया था। नाजी और यहूदियों का, और बहुत सारे ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स हम सुनते रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहले भी। और यही बात शिया और सुन्नियों के विवाद की भी है। ईरान और इराक जो पड़ोसी देश है, और इसके अलावा शिया और सुन्नियों के विवाद अक्सर उभरते रहते हैं। हिंदुस्तान के भी कई क्षेत्रों में ऐसा हमने देखने को मिलता है। लेकिन क्या ये सही है? एक ही मज़हब के लोग आपस में भिड़ जाते हैं, एक ही धर्म के लोग अलग अलग जातियों में बढ़ जाते हैं, एक ही जैसी विचारधारा रखने वाले दो देश अचानक से जंग के मुहाने पर आ जाते हैं। और केवल वो दो देश जंग के मुहाने पर नहीं आते, उनके साथ पूरी दुनिया जंग के एक प्लेटफॉर्म पर आ जाती है। तीसरे विश्व युद्ध की दस्तक साफ सुनाई दे रही है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये गिनती कहीं भी जा सकती है। आज 2 देश लड़ते हुए दिख रहे हैं, कल 4 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, और एक दिन ऐसा भी हो सकता है कि दुनिया के तमाम देश, 193 देश जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है, इसके अलावा कुछ और देश भी हैं। लेकिन क्या ये सारी टेरिटरीज अगर एक साथ जंग में किसी न किसी के साथ देने की स्थिति में आ जाए तो क्या विश्व युद्ध नहीं छिड़ जाएगा? और यदि विश्व छिड़ जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि जो मैंने बात आपको कही कि चौथा विश्व युद्ध होने से पहले महाविनाश, सृष्टि का अंत, तो ये बहुत ही विभीषिका की स्थिति है। हम इस बात को अलग अलग तरीके से भी देख सकते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन बैकग्राउंड मैंने आपको बताया कि उनके बीच रिश्ते कभी इतने ख़राब नहीं थे। लेकिन आयतुल्लाह ख़ुमैनी जब ईरान में आए तो उन्होंने सबसे पहला कदम क्या उठाया आपको पता है? उन्होंने सबसे पहला कदम उठाया कि इज़राइल एक अवैध इस्लामी राष्ट्र है, यानी कि वो अब इस्लाम के लिए कोई स्थान नहीं है और वो इस्लाम का विरोधी राष्ट्र है, ये कहा। लेकिन यहूदी होना इस्लाम विरोधी नहीं है, वो एक मज़हब है जो अपने मज़हब में, अपने दायरे में अपनी चीज़ों की रिस्पेक्ट कर रहा है। इसी तरह इस्लाम भी अपने दायरे में अपनी विचारधाराओं की, अपनी शिक्षाओं की, कुरान शरीफ की शिक्षाओं की रिस्पेक्ट कर रहा है। और कोई धर्म किसी दूसरे धर्म की डिसरिस्पेक्ट करना शायद नहीं सिखाता जितनी मुझे समझ है। मैं बहुत छोटा हूँ उन धर्म गुरुओं से, इस्लाम के जो पैरोकार हैं या यहूदियों के जो पैरोकार हैं या हिंदू धर्म या किसी भी धर्म के जो पैरोकार हैं, मैं उनसे बहुत छोटा हूँ, माफ़ी के साथ इस बात को कहना चाहूँगा। लेकिन इस बात को हमें समझना होगा कि किसी भी धर्म में अपने धर्म की इज्जत करने के लिए तो कहा ही गया है, लेकिन किसी दूसरे धर्म या किसी दूसरे मजहब या किसी दूसरे फ़िरके की बेइज्जती करने के लिए कभी नहीं कहा जाता। लेकिन आज ये दो देश न केवल एक दूसरे के धर्म की निंदा कर रहे हैं, न केवल एक दूसरे के धर्म के सिद्धांतों की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, बल्कि अपने धर्म का भी कहीं ना कहीं अनादर कर रहे हैं, सिर्फ उस विचारधारा के कारण कि उन्हें सबसे बड़ी ताकत बनना है। जैसे ईरान अक्सर कहता है, ईरान के शासक ये कहते हैं कि वो इस्लामी शक्ति के सुप्रीमो है, यानी कि पावर है, सबसे बड़ी सुप्रीम पावर है। और इजराइल जो अपनी मिलिट्री पावर के लिए जाना जाता है, जो अपनी सैन्य शक्ति के लिए जाना जाता है, उसको भी ये लगता है, उसको भी ये कहीं ना कहीं एक घमंड है या एक तरह का अभिमान है कि वो सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है। और इसके पीछे वजह भी हम जानते हैं कि उसके पीछे कहीं ना कहीं अमेरिका का हाथ है, और यही ईरान की खुजली को बढ़ा रहा है। ईरान को लगता है कि जब अमेरिका उसका साथ दे रहा है तो क्यों ना वो उसका विरोध करे, और विरोध करने का तरीका जंग लड़ना, एक दूसरे पर गुरिल्ला युद्ध की तरह से आतंकवादियों को छोड़ देना। और अमेरिका भी तिल मिलाया हुआ है, ऐसा नहीं कि अमेरिका तिल मिलाया नहीं है, क्योंकि उसके बहुत बड़ी संख्या में उसका सैन्य जखीरा इस समय इजराइल में मौजूद है और ईरान को सीधे निशाने पर रखे हुए हैं। कई द्वीप हैं, आइलैंड्स हैं, कई बॉर्डर एरियाज़ हैं, अलग अलग ठिकाने हैं जहाँ से वो सीधे तौर पर ईरान को अटैक कर सकता है। तो ईरान को ये बात भी खल रही है कि उसके पीछे, इजराइल के पीछे अमेरिका एक राष्ट्र, एक महाशक्ति के रूप में खड़ा है। और इजराइल को ये डर सता रहा है कि वो जिस तरह से फ़िलिस्तीन में माहौल बना हुआ है और फ़िलिस्तीन को वो कंट्रोल करके रखता है, लगातार डोमिनेट करके रखता है इजराइल, तो ईरान को इसकी तकलीफ़ होती है। वो चाहता है कि फ़िलिस्तीन आज़ाद हो, फ़िलिस्तीन के साथ उसको एक पूरी संप्रभुता मिले, पूरी दुनिया उसको स्वीकार करे,
और उसकी ताकत बढ़े। तो एक दूसरे के पीछे जिस तरह से ये बॉम्बर्स को, अटैक्स को, मिसाइल अटैक्स को, बैलिस्टिक अटैक को, ये सब चलता आ रहा है और आज का नया सिलसिला नहीं है, 40-45 साल से चल रहा है। लेकिन अब इसमें जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया, सबसे बड़ा जो मोड़ आया है, वो है परमाणु शक्ति बनना। और कंक्लूजन यही है कि परमाणु शक्ति बनना किसी मसले का हल नहीं है। किसी ने क्या खूब कहा है कि जंग तो खुद एक मसला है, जंग तो खुद एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल करेगी? जंग कभी मसलों का हल नहीं करती, बल्कि मसलों को और ज़्यादा जटिल बना देती है, और ऐसा ही इस समय हो रहा है। आपको और हमें सोचना होगा कि हम जहाँ खड़े हैं वहाँ से दुनिया कितनी छोटी है, क्योंकि हमारे पास टेलीविज़न, मोबाइल्स, बहुत सारी चीज़ों से खबर आ रही है। इस समय दोनों देशों के बीच टकराव के बहुत सारे आंकड़े मैं गिना सकता हूँ। रात दिन जिस समय मैं बात कर रहा हूँ, हो सकता है इजराइल ईरान पर अटैक कर रहा हो सकता है ईरान इजराइल पर अटैक कर रहा हो, लेकिन बात दो देशों के टकराव के अटैक की नहीं है। बहुत सारी बातें पृष्ठभूमि में गिनाई जा सकती है, बहुत सारे स्टैटिक्स गिनाए जा सकते हैं, डाटा गिनाए जा सकते हैं, अलग अलग चैनल्स, अलग अलग एजेंसियाँ इसकी लगातार रिपोर्टिंग कर रही हैं। लेकिन मैं वो बात आपसे नहीं करना चाह रहा हूँ। मैं सिर्फ एक बात करना चाह रहा हूँ, दो धर्मों का, दो मज़हब का टकराव नहीं है, दो विचारधाराओं का भी टकराव नहीं है। ये इससे कहीं ऊपर की बात है जो आपको और हमें सोचनी पड़ेगी। आप अपने फीडबैक से हमें बताइए, इंडिया टॉक की पूरी टीम को बताइए कैसा आप सोचते हैं इन दो देशों के रिश्तों के बारे में, और दुनिया जिस तरफ जा रही है उस बारे में। इंडिया टॉक की टीम इंतज़ार करेगी आपके कमेंट्स का, और चाहेगी कि आप अपने ऐसे विषयों पर आप हमें बताएं, समझाएं कि और हम क्या कर सकते हैं, क्या नए पॉइंट्स लेके आ सकते हैं। आपसे अक्सर मुलाकात होती रहेगी, काफ़ी टाइम बाद ही मुलाकात हुई है, लेकिन ये वादा है इंडिया टीम की ओर से कि आपसे हम मिलते रहेंगे और आप हमें नवाजते रहें अपने कमेंट से, अपने वैल्यूबल फीडबैक से। थैंक यू सो मच।